तो इस अवधारणा का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत राज्य धर्म विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव को दर्शाती है। धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा, लेकिन भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, यानी सभी धर्म को समान सम्मान देना या सभी धर्म की समान रूप से इज्जत करना, रक्षा करना। इसके अलावा संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पुरानी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। हालांकि यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सीटों की अस्थायी आरक्षण का प्रावधान करता है। क्रमांक 13 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसा कि हम कह रहे थे कि 18 वर्ष के होने पर आप मत देने के काबिल हो जाते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति का मत के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। क्रमांक 14 है कि एकल नागरिकता। एक संघीय राज्य में आमतौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। अगर कोई नागरिक किसी घटक राज्य जैसे झारखंड, उत्तरांचल या छत्तीसगढ़ का नागरिक नहीं है, जिसके वह संबंधित हो सकता है, लेकिन वह भारत का नागरिक बना रहता है, तो भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं और भारत के सभी हिस्सों में समान रूप से सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर क्षेत्रवाद और अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए एकल नागरिकता का विकल्प चुना था। एकल नागरिकता ने निसंदेह भारत के लोगों के एकता की भावना पैदा की है। क्रमांक 15 यानी स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान ने न केवल सरकार, केंद्रीय और राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। उन्हें संविधान द्वारा भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सेतु के रूप में परिकल्पित किया गया है। क्रमांक 16 है कि संविधान निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि देश में कभी-कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जब सरकार को समान समय की तरह नहीं चलाया जा सकता। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधानों पर विस्तार से बताया गया है। आपातकालीन 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकालीन। अनुच्छेद 352 में इसके बारे में बताया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति यानी अनुच्छेद 356 और 365 में इसके बारे में बताया गया है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्कसंगतता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है और राज्य के केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। संघीय सामान्य
समय के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था का इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। क्रमांक 17 में यह आता है कि त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई थी और इसमें केंद्र और राज्यों के संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे। बाद में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने सरकार ने एक तीसरे स्तर पर अर्थात स्थानीय सरकार को जोड़ा है, जो दुनिया के किसी भी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता। 1992 में 73वें संशोधन के अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची जोड़कर पंचायतों, ग्रामीण स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता दी। इसी प्रकार 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार और संवैधानिक मान्यता प्रदान की।